सेल्स सॉल्व होती है ऐसे? बिल्कुल होती है। सेल्स सॉल्व नहीं होने वाली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं। और जैसे व्यूअर्स आते हैं वहाँ पे वो मार्केट क्रैश हो जाता है। हाउ यू सॉल्व दैट? बहुत सारे फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि हम अगर यहाँ तक जो करते करते पहुँच गए वही करते करते आगे तक। एक कंपनी मेरे पास आई थी, इट्स इन द स्पेस ऑफ फिनटेक। अभी तो एज यू सी सारे के सारे स्टार्टअप्स मोस्टली ये टेक वाले साइड पे ही आ रहे हैं। टॉट द प्रोडक्ट गाइज हाउ टू बिकम सेल्स पीपल देमसेल्व्स, बिकॉज वो इस तरह से अपनी स्टोरी टेलिंग करेंगे ताकि द एंटायर डेमो साउंड्स लाइक अ प्रॉब्लम जो वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स हाउ द majority of the customers उनको यही कह देता है, okay I'll think about it, I'll get back to you. We are actually going and selling to a human being, emotional being. बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। एक सेल्स वाले को हार्ड वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Random approaches will lead to random outcomes. People do not buy logic, people buy emotions. सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। Thank you so much. Thank you for inviting me. It's my honor. Thank you. कैसा लगा आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत सॉलिड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाउंडर की सेल्स, जी। और आप सॉल्व करते हैं। एकदम मतलब ये तो वो है ना कि मतलब किसी को प्यासे को कोई तक लेके जाओ। पानी मिल गया, बिल्कुल किया हो गया। सही में सेल्स सॉल्व होती है ऐसे? बिल्कुल होती है। सेल्स सॉल्व नहीं होने वाली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं। एंड बिकॉज अगर सेल्स सॉल्व नहीं होती तो आप और मैं और जो बाकी फाउंडर्स हैं वो इतने टाइम तक सरवाइव कैसे करते? एंड ऑफ द डे रेवेन्यू ही सरवाइव करवाती है। सो इफ रेवेन्यू इज हैपनिंग दैट मीन्स सेल्स इज हैपनिंग। ठीक है। सो यहाँ पे बात आती है जी, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया, थोड़ा बहुत सेल कर भी लिया, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को 1 सेल करना, 10 सेल करना, 100 सेल करना या 1000 सेल करना, इट्स ओके। पर जैसे व्यूअर्स आते हैं वहाँ पे वो मार्केट क्रैश हो जाता है। हाउ यू सॉल्व दैट? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स जिनके साथ हम काम करते हैं लाइक वी वर वर्किंग विथ एन ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रोडक्ट है पार्किंग सॉल्यूशंस। अब this owner, they have already reached a certain level, like the example that you gave now. They've reached a certain level of business. It's a small enterprise, not even, and aspiring to become a medium enterprise, right? So they've reached a certain business. Now, obviously, if they're aspiring to be a medium enterprise, तो अब आपको वो revenue का growth वहाँ तक लेके आना पड़ेगा। And he's a very smart founder. That's the one that I was working with, the business owner. He understands that he needs good people. So he hired the right kind of talent from all these big institutes, MVAs, IIT, IIS कॉलेज लोगों को सबको लेके आए. But उसके बावजूद भी numbers were not growing. राइट। Now the concept is not, बहुत सारे founders या business owners ये सोचते हैं कि हम अगर यहाँ तक जो करते करते पहुंच गए वही करते करते आगे तक चल जाएंगे। कर लाइक मार्शल गोल्डस्मिथ एक बहुत अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, आपने पढ़ी होगी, वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। ऑब्वियसली ये बुक उन्होंने लीडरशिप पे लिखी थी, राइट। बट आई थिंक ये जो फिलॉसफी है ना ये हर एक पे लागू होती है क्या? कि यहाँ तक जो चीज़ आप तक पहुँचाई है वो आगे आपको लेके नहीं जाएगी। सो यहाँ आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ गो टू मार्केट। Right. यहाँ आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ रिवैम्पिंग द रेवेन्यू एंड द सेल्स स्ट्रैटेजी। आप एक लेवल तक एक टाइप की सेल्स स्ट्रैटेजी या रेवेन्यू स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है। अब आप जब आपकी एस्पिरेशन जब हो गई है एक अलग लेवल की रेवेन्यू की, विच इज 2x 4x 5x, जहां तक भी आप लेके जाना चाहते हैं, तो ओल्ड मेथड्स को थोड़ा डिच करना पड़ता है। ठीक है, कई बार फाउंडर्स अपने वो पुराने मेथड्स के साथ थोड़े लगाव के साथ रह जाते हैं तो उनको डिच करना मुश्किल होता है। जिन लोगों को हायर करके लेके आते हैं, हायर करने की टाइप पे वो ये देखते हैं कि सेम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से आए। एंड वन बिग मिस्टेक दे एंड अप डूइंग इज दे ट्राई टू हायर समवन
from a more structured, from a larger organization जो already काफ़ी established policy और processes के साथ चल रही है। Correct. अब वहाँ से जब आप किसी लीडर को लेके आते हैं, you to understand एक leadership gap भी आ जाता है। So बहुत सारे ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग आगे जाके क्रैश नहीं कर पाते। It is not just a market issue. It is not a product issue. It's a proper strategy issue. Strategy को revamp करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर्स वहाँ थोड़ा चूक जाते हैं। चलो ठीक है, हम टैलेंट के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट पहले ही मेरे इस क्वेश्चन में जो आपने मेरे को पार्किंग वाले का एग्जांपल दिया, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल जहाँ पे कोई एक B2B बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट को ओल्ड स्ट्रेटेजी को छोड़ के नई स्ट्रेटेजी अपना के उसको थोड़ा सी ग्रो किया। अपन 5x 10x की बात नहीं करेंगे, 1x 2x की बात करते हैं। सो कैन यू गिव मी वन एग्जांपल खुद कि जी कैसे कहा? सो एक कंपनी मेरे पास आई थी, हम्म। इट्स इन द स्पेस ऑफ फिनटेक। अभी तो एज यू सी सारे के सारे स्टार्टअप्स मोस्टली ये टेक वाले साइड पे ही आ रहे हैं। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 8-9 years ago। हम्म। तब द फाउंडर वाज अ यंग फाउंडर एंड छोटी सी कंपनी थी इन लोगों की एंड इन लोगों के पास द फाउंडर एंड द टीम जो सेल्स टीम काम कर रही थी, ये सब अपने पुराने कन्वेंशनल मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते जा रहे थे। इनके पुराने तरीके होते हैं कि हम कुछ इस तरह से हम बिजनेस को ढूंढेंगे, हाउ आर गोइंग टू लुक फॉर आवर कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट्स कैसे ढूंढेंगे, कैसे हम नेगोशिएट करेंगे। टेक कंपनीज होती हैं, डेमोस पे लेके जाना पड़ता है। अब पुराने तरीके के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेल्स वालों का काम होता था प्राइमरीली बिजनेस को ढूंढ के, क्रॉसपेक्ट को ढूंढ के मेकिंग तक लेके आना। डेमोस के साथ उनका उतना फेमिलियरिटी या उतना कंफर्ट नहीं होता। जब मिनट डेमो की बारी आती है, दे काइंड ऑफ गेट दी प्रोडक्ट गाइस जिन्होंने ये टेक बनाया है, प्रोडक्ट वालों को लेके आते हैं डेमो के। एंड दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू अ कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल टेक स्टार्टअप्स। प्रोडक्ट वालों को लेके आते हैं डेमो के लिए। प्रोडक्ट वाले सेल्स वाले बनी है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, दे मेड द टेक। नाउ दे आर इंजीनियर्स, दे कम विद दैट टेकी माइंडसेट। ये लोग जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, इट्स अ टिपिकल टेक प्रेजेंटेशन दैट इज हैपनिंग, जहाँ कोई सेल्स का बंदा नहीं था। स्मेल तक नहीं आता है। It starts from, and most of the time they used to, these product guys would start their demo from the back end. Admin panel से start करते थे कि एज एन एडमिन आप क्या रोल असाइन कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, कैसे आप वो पूरे टेक को कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस टेक गाई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सेल्स कैसे होता है? सेल्स तब होता है जब आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन is telling them how I am solving a problem. यहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा है what can you do, the how part, the logistics part. So this is where the whole process got changed for them. We taught the product guys how to become salespeople themselves, because वो इस तरह से अपनी स्टोरी टेलिंग करेंगे ताकि the entire demo it sounds like a problem जो वो लोग solve कर रहे हैं। So that's how the product guys were trained. The sales guys were asked to get prepared on the demo themselves because they are better pitchers. They are better at storytelling. They are better at telling, pitching a whole thing in a fashion that influences the mind and the decision. The sales guys were taught of that angle. There was also a problem with these sales guys that most of these tech people, they rely on an outsourced or some other team to do their prospecting. We changed that also for them. We asked these sales people to do their own prospecting and get into a little bit of demo. And that's how the growth happened for that organization. पहले सेल्स के मायने ऐसे होते थे भाई, जैसे मैं सेल्स करता था, मैं भी पूरा अपना करियर सेल्स में बिल्ड किया। अच्छा। मुझे किसी ने बोला कि इंसेंटिव अच्छा मिलता है, तो मैं बोला ठीक है ओके डन। तो मेरे को किसी ने बोला था कि एक काम करना इंटरव्यू में बोलना कि आई वर्क फॉर इंसेंटिव। एक लाइन मेरे को रटा के भेजी थी किसी मेरे बॉस ने, बोला अम्बू की तरह कोई मैनेजर इंटरव्यू ले रहा होगा, आई वर्क फॉर इंसेंटिव ओनली, आई डोंट वांट सैलरी। ऐसा बोल रहा जाके और कहीं नौकरी लग जाएगी। हाँ। मैं ऐसा थोड़ी होता, मैं बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर ए जॉब दैट टाइम कि मैं टेक में चला जाऊँ, ऐसा में चला जाऊँ, मैं फिर डिफरेंट फील्ड में आई शुड वर्क ऑन इनटू दीस अदर फील्ड्स। सो मैं नो मिलेगा नर्सरी से। तो
मेरे को टेक्निक बताई, तो मैं नया आपका इंटरव्यू लिया एंड सेम लाइन मैंने बोला, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर सैलरी, आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर इंसेंटिव। मेरे को जितना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा उतना ज़्यादा खुश रहूँगा। तो 2-3 लाइन मैंने मेरी ऐड कर दी। घर पे आते तो वो यू आर सेलेक्टेड करके मिलती है। कल तो भेजा मैसेज कि मैंने कहा देखो बस ये हो गया। बोला हाँ मैंने तो बताया था। मैंने बोला तो मेरे को सेल्स आती नहीं है। कैसे बैठे? बोला भाई सिखा दूंगा जो कुछ भी कर रहा था, बातें कर रही होती बस। तो वो मेरे को बातें करना सिखाते थे, बातें कर बातें कर बातें कर। पिज़्ज़ा खाएंगे तो बातें कर, ड्रिंक करेंगे तो बातें कर, कुछ भी करेंगे तो बातें कर। हाँ, तो बातें करते 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 मेरे को वो लेके आ गए। 13 ईयर में ऐसा हो गया। और जब मैं सेल्स करता था तो मैं खुद प्रॉस्पेक्टिंग करके, खुद काम करके, खुद सेल्स करते थे। राइट। और आज के तारीख में सेल्स के मायने बढ़ रहे हैं। पहले आप मार्केटिंग करो, लीड जनरेशन की एक सेल्स हो गई, फिर एक इनबाउंड सेल्स वाला हो गया, फिर एक आउटबाउंड सेल्स वाला हो गया, ईमेल मार्केटिंग के सेल्स वाला हो गया, फील्ड पे जाना सेल्स वाला हो गया। तो पूरा सेल का फरल बन गया। तो अभी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। आप जो एग्जांपल दे रहे हो ना कि ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आए गए हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी टेक कंपनीज होती हैं, यहाँ प्री सेल्स, आउटबाउंड, ये सब मैटर करता है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो B2C में, जो B2C है, दे रिलाई, और ई कॉमर्स वाले जो बिजनेसेस हैं, दे हैव टू रिलाई ऑन मार्केटिंग। कंटेंट बनाओ, प्रमोशंस करो। अगर मान लीजिए देर आर दीज बिजनेसेस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेचते हैं, डिजिटल कोर्सेज देते हैं, या देर आर दीज डिजिटल एजेंसीज। अब इन लोगों का काम होता है डिजिटल मार्केटिंग करना। सो हु आर दे टारगेटिंग? दे आर टारगेटिंग इंडिविजुअल, दे टारगेटिंग स्मॉल स्मॉल पीपल जो लोग कंटेंट में आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी मार्केटिंग का जर्नी अलग से होता है। तो दे हैव अ सेपरेट टीम जो ये मार्केटिंग वगैरह कर रही है। देन जो लीड्स आती हैं, अब अगर आप इतना मार्केट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो टॉप ऑफ फनल होती है ना, ये बहुत बड़ी हो जाती है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके टॉप ऑफ फनल में जो इंक्वायरी बन के आ रही है, एवरीथिंग इज़ अ क्वालिटी इंक्वायरी। तो नेचुरली किसी को उनको वहाँ बिठाना पड़ता है जो उसको क्वालिफाई कर सके। तो देयरफॉर देयर इज़ अ प्लेयर जो वहाँ आ जाती है। बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ इतने लेयर्स नहीं है। वहाँ एक ही लोग हैं जो लोगों को जाके ये प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है। देन देयर आर आल्सो इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम, या जो टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स बना रहे जो चैनल के थ्रू से चलते थे, वहाँ पर आप अलग अलग लोग नहीं बिठा सकते। देयर आर इंडस्ट्रीज जो थोड़ी टेक काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं जो रीसेलर्स के थ्रू से चलती हैं। वहाँ पर अगर आई एम अ टेक कंपनी, सपोज आई वर्किंग विद कंपनी स्टार्टअप जो साइबर सिक्योरिटी की, इन इन लोगों की साइबर सिक्योरिटी जो सॉल्यूशंस है, ये रीसेलर्स के थ्रू से चलती है। तो ऑब्वियसली इनके जो सेल्स टीम है, आप दे कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफरेंट सेल्स पीपल हियर। इनका काम होता है रीसेलर्स ढूंढना, रीसेलर्स को अपने ऑनबोर्ड करवाना, एंड मेकिंग श्योर दैट ये रीसेलर आपके प्रोडक्ट भी बेचें, बिकॉज ये दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के भी रीसेलर्स हैं। तो इनके साथ वो रिलेशनशिप हम कैसे बनाए कि this reseller prefers me over my competitor, although there is a possibility that my competitor could have been in the business longer than me and probably pays a higher margin than me. And right now I may not be in that position कि मैं इतनी ज़्यादा मार्जिन दे सकूँ। तो कैसे मैं ये वाला चैलेंज भी ओवरकम करूँ एज अ सेल्स पर्सन? एंड दैट इज वेयर द होल पीस इज। टेक वगैरह के आने की वजह से क्या हो जा रहा है ना, लॉट ऑफ कस्टमर्स के लिए ना बाइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन है। ऑल दे हैव टू डू, चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो मुझे ये लेना है, शॉर्टलिस्ट मी 5 companies who are selling this solution or product, basis their review, basis the customers, basis their years of existence in the business, basis their turnover। मैं कुछ भी क्राइटेरिया डाल के 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा सकती हूँ। चार जीपीटी भर भर के मुझे इंफॉर्मेशन हो, जीपीटी हो, जेमिनाई हो, जो भी हो, भर भर के मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। क्वेश्चन इज कि अगर बालक के पास ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो डिसीजन तो बहुत इजी हो जाना चाहिए। बट दिस इज वेयर एक सेल्स पर्सन, कोई फाउंडर, कोई बिजनेस ओनर को समझना होता है कि अब जो है ना, बायर के लिए ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया है डिसीजन लेना। शॉर्टलिस्ट करना डिफिकल्ट नहीं है,
शॉर्ट लिस्ट करवाने के लिए इसीलिए आपको एसईओ, मार्केटिंग, जो भी विजिबिलिटी करनी है, ये नेटवर्किंग में जाओ, ट्रेड शोज अटेंड करो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, ताकि जब ये लोग जाते हैं वो किसी भी एआई टूल पे सर्च करने के लिए, एआई तो ढूंढेगा ग्लोब वेब से। वेब पे अगर आप नहीं हो, एआई ढूंढेगा नहीं। तो पहला चैलेंज वो है कि इंश्योर दैट आप वेब पे अवेलेबल हो, ताकि एआई जब ढूंढे आपका नाम आए। दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरा चीज ये हो जाता है कि आप यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट इन लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड नाउ दिस इज कॉजिंग इंफॉर्मेशन डायरिया। समझ में नहीं आ रहा इतना इंफॉर्मेशन में से मेकिंग सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड देन डूइंग अ डिसीजन जिस पे वो बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे, एंड विच इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। कल को ऐसा ना लगे कि इट बिकम्स मोर कॉस्टली डिसीजन फॉर देम। ये सेंस मेकिंग इज द सॉल्यूशन जो कस्टमर आज का चाहता है। एब्सोल्युटली। दैट्स तो सेल्स वाले का इम्पोर्टेंट आज भी है, एग्जिस्ट करता है। विदाउट सेल्स वाले के B2B बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। सेल्स वाले की रिक्वायरमेंट हर एक पे हमेशा हमेशा रहेगी। ये एक डर है और बहुत चर्चा में है। एवरीवन इज सेइंग एआई विल रिप्लेस। नहीं कर पाएगा। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई उल्टा what we have felt globally, because I'm connected with a lot of these global sales consultants like myself, and what we discuss in our community is that AI has actually come to enhance the performances of the salespeople, but AI replace nahi kar. That's unnecessary fear. सेल्स इंटेलिजेंस की बात करते हैं आप, राइट? उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर सेल्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तुम से 10x हो जाएगी? आप सोचो क्यों नहीं होगी? बिकॉज आपने एग्जाम्पल दिया था कि जब आपने सेल्स में स्टार्ट किया था, आपको एक गाइडेंस मिला था कि बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। नाउ उसकी इमेजिन कि आप किसी से कुछ खरीद रहे हो और वो पर्सन आके आपसे वो बात ही किए जा, टॉकिंग 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 टॉकिंग, आपको मौका नहीं दे रहा है बात करने के लिए। सेलिंग ही है एक तरह का, पिच किए जा रहा है ना, पिचिंग पिचिंग पिचिंग। तो फाइनली क्या होगा? आप उसका पिच सुनोगे, आपकी रिक्वायरमेंट उसने समझी नहीं, आपको भी समझने की उसने कोशिश की नहीं। आपने उसका पिच सुना, आपने कहा अच्छा ठीक है, आपको सुन के अच्छा लगा, आई विल गेट बैक टू यू। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स पीपल इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स उनको यही कह देता है, ओके आई थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू। इसका सॉल्यूशन उन्हें समझ में नहीं आता। उसके बाद एक कस्टमर्स जो है ये घोस्ट कर जाते हो। अब वो फोन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट आता बता नहीं है इन लोगों को करे। तो यहाँ क्या काम करता है? आप प्रोडक्ट समझ, सेल्स भी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को समझो। हाँ सर, तो मैं प्रोडक्ट को समझता हूँ, मार्केट को समझ, यस आई अंडरस्टैंड माय मार्केट वेरी वेल। अच्छा, किस तरह से कंपटीशन प्रोडक्ट बेच रहा है, या किस तरह से कंपटीशन मार्केट को कैप्चर कर रहा है, उसको समझो। यस सर, मुझे पूरा मार्केट समझ में आता है, कंपटीशन भी मुझे समझ में आता है। जो चीज़ हम नहीं करते हैं वो है ये समझना कि हम जिसको बेच रहे हैं ना, हम B2B में ही भले हैं, वी कॉल इट बिजनेस टू बिजनेस, बट इन दैट बिजनेस हम जाके एक ईंट पत्थर के दीवार के सामने खड़े होके तो बात नहीं कर रहे ना। वी आर एक्चुअली गोइंग एंड सेलिंग टू अ ह्यूमन बीइंग हु इज आल्सो नोन एज एन इमोशनल बीइंग। एंड उस वक्त जिनसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उनको उस वक्त अपने बॉस से डांट पड़ी, सकता है। हो सकता है वो उस वक्त जस्ट आए हैं, बाहर बहुत गर्मी थी, परेशान हो गए हैं, या उनको उस वक्त खबर मिली थी कि उनका प्रमोशन हुआ है, बोनस वगैरह कुछ मिला है। देर इन डिफरेंट इमोशनल स्टेट जिस वक्त आप उनसे बात कर रहे हैं, एंड आपकी पिच डिपेंड्स ऑन हाउ मच हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स इमोशनल स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी आपको समझ में आएगा यहाँ मुझे बोलना है कि यहाँ मुझे नहीं बोलना, यहाँ उनको बोलने देना है। कभी कभी हम रपो बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, इसे सेल्स की भाषा में कहते हैं स्टार्ट विद सम स्मॉल टॉक। मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल स्मॉल टॉक, सर कैसे हैं आप, और बिजनेस कैसा चल रहा है, और वेदर कैसा था, बहुत गर्मी पड़ गई है, और आपका वेकेशन कैसा था। सेल्स वालों को लगता है दैट ये जो हम फालतू की बात कर रहे हैं
ये रेपो बिल्डिंग। उसके बाद अब सपोज मैंने पूछा तो आप तो वेकेशन पे गए थे, कैसा था? अब वेकेशन के बारे में बता रहे हैं एंड आई एम सो engrossed इन माई सेल्फ सर्विंग माइंडसेट कि मैं तो यहाँ बेचने आई हूँ, मुझे तो धंधा देखना है, मुझे आप एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ी दिख रहे हो, मुझे तो आप डॉलर वैल्यू दिख रहे हैं, मुझे तो आप तो बेचना है, मुझे आपका वेकेशन में आपने कितना एंजॉय, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, आप वेकेशन दे रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर तो फिर काम की बात करते हैं। इतना रूडली उसको पास हो जाता है वो, एंड अब ऐसे लेके आते हैं कि आप भी सोचोगे पूछा क्यों था वेकेशन के बारे में मुझे, अगर तुमको सुनना ही नहीं था तुमने पूछा तो ना, व्हाट हैपेंड? कोशिश थी वेकेशन पूछने के पीछे कि मैं आपके साथ एक रपो बिल्ड कर सकूं, तो अगर रपो मेरी अच्छी बिल्ड हो गई तो नेचुरली उसके आने का प्रोसेस मेरा अच्छे से होगा। But because I did not offer it from the level of emotional intelligence, I missed that opportunity of building a good connect with it. Because हम लोग ये बोलते हैं कि सेल्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आज आपके साथ मेरी ये डील हो या ना हो, कल हो, ठीक है, एंड उसका फाउंडेशन हमें ये पहली मीटिंग में वो पहले कुछ सेकंड के थ्रू से ही शुरू करना। एक छोटा सी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए। ठीक है, मेरे पास एक सेल्स वाला है, दूसरे सेल्स वाला है मेरे पास, दोनों लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल। एक बहुत बोलते हैं, मतलब रेपो बिल्डिंग में ही लगे रहते हैं, 3 साल रेपो बिल्डिंग में लगा दिए उन्होंने, बिजनेस नहीं ला पा रहे, कम ला रहे हैं, पर कम ला रहे हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड है कि आपको जो कंपनसेशन दे रहे हैं उस पर आप अच्छा पैसा लाओगे और बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाओगे या फिर रिकरिंग बिजनेस बिल्ड कराओगे। सो क्लाइंट के साथ पार्टी में भी जाना है और चलो ऑल आउट सलाद मिलते रात पे, तो खूब रेपो बिल्डिंग करे 3 साल। वही दूसरी एक लड़की है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट सेल करती है, बात करती है, मतलब सर ये प्रोडक्ट है हमारा, आप पे ये करना है कि नहीं करना है, को नहीं करना है, जो भी है, पर उनसे 4 गुना अच्छा सेल कर रही है। तो मैं किस पे बिलीव करूँ, मतलब वो रेपो बिल्डिंग वाले पे बात करूँ या फिर इस बंदी पे पेट लगाऊं कि यार इसको मैं और बना सकता हूँ जो मेरे को अच्छा बिजनेस ला के दे रही है। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था हाँ कि क्लाइंट से रेपो बनाओ, क्लाइंट से रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाओगे तो तुमको एक दिन बिजनेस देगा। अब मैं फेल हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये सवाल पूछूं, आपको कैसे पता जो आपकी जो अदर सेल्स पर्सन है जो क्लोज कर रहे हैं एंड जो डायरेक्ट आपको आपके हिसाब से वो डायरेक्ट है, आपको कैसे पता वो रपो बिल्ड नहीं कर रहे? हाउ आर यू श्योर दैट वो रपो बिल्ड नहीं कर रहे हैं? एंड रपो बिल्ड का मतलब मैं किसी को ड्रिंक्स पे लेके जाऊं और मैं बहुत बात करूं और ऐसे कंधे पे हाथ रख के हम जा रहे हैं और एकदम बड़ा इधर, उसी को रपो बिल्डिंग कहते हैं? ये किसने कहा? काम से भी रेपो बिल्डिंग होती है। रेपो बिल्डिंग इज नॉट स्मॉल टॉक। मैं वही बता रही हूँ, रेपो बिल्डिंग इज नॉट कि आपके साथ हंस के बात कर रही हूँ तो मतलब मेरा रेपो बिल्डिंग हो गया। यही इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। वो जो डायरेक्ट सेल कर रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि रेपो बिल्डिंग की ओवरऑल मेरा जो इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है, एम आई बीइंग एबल टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर यू दैट यू फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विथ मी। आपको लगता है मैं इससे डील करना चाहता हूँ। आई डोंट फील, यू डोंट हार्म मी, यू डोंट गिव मी दैट फीलिंग दैट तुम मुझे कुछ बेचने आए हो। वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है कि मुझे, मेरे साथ आपकी बात हो जा रही है, मैं बिजनेस की ही बात कर रही हूँ, बट आई एम सो केयरफुल, आई एम सो कॉन्शियस अबाउट you as a human being and what you need. I am not talking about me. मैं रपो बिल्डिंग में भी हमारा काम ये नहीं है कि मैं बात करूं आप सुनिए। रपो बिल्डिंग में काम होता है आप बात करें और मैं सुन, और वहीं पर वो रिलेशनशिप आ यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सेल्स से ज्यादा बात कर रहा है, क्लाइंट कम बात कर रहा है। गया। रपो मेरा तो नहीं बिल्ड करना है, रपो क्लाइंट को मुझसे बिल्ड करना है। मुझे तो सिर्फ फैसिलिटेट करना है वो माहौल, वो दैट एनवायरनमेंट कि क्लाइंट शुड फील कंफर्टेबल, वो मुझे ही बुलाए, मुझसे ही बात करे। एंड एक एग्जांपल मैं आपको दे दी यहाँ पर, एक बुक है, जितनों ने भी इसको पढ़ी है उन्होंने यही कहा है कि एकदम लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक का टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक किसी इवेंट में वो गए थे, वहां पर उनको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से उनका परिचय करवाया।
अब मिस्टर डेल कार्नेगी वो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और वो लोग थोड़ी देर आपस में बैठे और फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट का एक नोट आया कि थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। यहाँ मिस्टर डेल कार्नेगी कहते हैं दैट दिस वो जो 1 घंटा या हाफ एन आवर जो भी उन दोनों में स्पेंड किया था, उसमें मिस्टर डेल कार्नेगी वाज जस्ट अ विजिट। The other person was only talking. And end of the day, that other person felt that we had a wonderful conversation. And this is where we say that all these had emotional intelligence. Without that, connect doesn't happen. नहीं बनता। मे बी मेरा भी यही फिलोसफी है कि ना सेल्स वालों को सबको यही बताओ कि सुनो, फुल बोलने दो क्लाइंट को। तुम बोलोगे, तुम प्रोडक्ट बताओगे, वो सुनेगा ही नहीं। उसके बाद 50 लोग सुनाने के लिए आते हैं, उसको उसका पेन पॉइंट सुनने के लिए कोई नहीं आता। वंस यू लिसन टू योर क्लाइंट, ऑटोमेटिकली सेल्स हो जाए। उसके बाद बोला कि सर मैं पे भेज रहा हूँ, बोले हाँ भेज दो। Exactly. करेक्ट। अच्छा, बड़ा अर्ली स्टेज स्टार्टअप एकदम जो नए नए बने हुए हैं और एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर, मतलब जो एंटरप्राइज है ऑलरेडी, इनके सेल्स एग्जीक्यूशन में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है? ये मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था, जैसे एक कंपनी है जो मैंने बोला था, जैसे कोई टेक कंपनी, आजकल टेक के स्टार्टअप्स होते हैं। तो अभी एआई समिट हुआ, तो आई वेंट टू दिस एआई समिट। बड़े सारे ये स्टार्टअप्स वहाँ पे थे, जो लोग एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है, नॉट प्री रेवेन्यू बट प्री फंडेड कैंडल स्टेज में है, बूटस्ट्रैप्ड है, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेल्स होती है ये फाउंडर लेड होती है। फाउंडर खुद जाते हैं, फाउंडर खुद जाके क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उनसे जो बात करनी होती है ये वो लोग सारी बातें करते हैं एंड दे डू अ गुड जॉब बिकॉज प्रोडक्ट समझता है, प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है। What we cannot also avoid observing is that most of these founders come from a technical background. या तो इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, टेक से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है या जो उसके बैकग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सॉलिड है, पर जो बेचने वाला नॉलेज है वो उनके पास लैक होते हैं। तो अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होते हैं इनका स्केलिंग इज अ थोड़ा सा जो जो एक फास्ट रेवेन्यू जो करना होता है, एंथुसियाज्म बहुत होता है, पर सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके तरफ। अब वो लोग जो सेलिंग करते हैं वो बिना स्ट्रैटेजी के करते हैं। ऑब्वियसली कहीं से कोई जीटीएम कंसल्टेंट लेके आए होंगे जीटीएम स्ट्रैटेजी के साथ, उन्होंने शायद वो इनिशियली वो डिजाइन जरूर करके रखते हैं कि मार्केट कैसा है, क्या मांग रहे हैं, क्या गैप है, वहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। अजय, ये जो रेवेन्यू की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, ये जो सेल्स की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, वो उनको नहीं होता। तो अर्ली स्टेज वाले बड़े ट्रायल एंड एरर में ऊपर तो करना ही पड़ेगा ना वो तो। ट्रायल एंड तो उसके लिए तो सेल्स स्ट्रैटेजी होती है। तो आपने मार्केट रिसर्च किया, आपने प्रोटोटाइप टेस्टिंग की, आपने कुछ पीओसीज की, उसके बाद ना आपको समझ में आया कि दिस मार्केट इज अ राइट फिट फॉर माई फॉर दिस प्रोडक्ट इज अ राइट फिट फॉर द मार्केट। अब दैट मीन्स नाउ यू आर इन द राइट पोजिशन टू क्रिएट अ सेल्स स्ट्रैटेजी। रैंडम मेरा हमेशा एक कहना होता है, आई टेल इट टू ऑल माई फाउंडर क्लाइंट्स, ऑल माई बिजनेस ओनर्स एंड ऑल सेल्स पीपल, random approaches will lead to random outcome. If you do not have a structured approach or a process, you are always going to struggle. And desire क्या होता है कि हम जल्दी ग्रो करें, पर जल्दी हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते? बिकॉज हम बस जा रहे हैं, हमें सुना वहाँ एक नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, चले जाओ मिल लो कुछ लोगों से, हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे भी चले जाते हैं। हमको किसी ने बताया कि लिंक्डइन वगैरह के थ्रू से प्रॉस्पेक्टिंग करो, हम वो यूज कर ले रहे हैं। कहीं से पता चला एकोलो, जूम, क्लॉट, इन सब से हमको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, चलो यहाँ से ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? आउटकम क्या फेस कर रहे हो? तुम क्यों हो लिंक्डइन? कितने घंटे के लिए लिंक्डइन पे रहोगे? सारा दिन लिंक्डइन पे रहोगे या कभी कभी रहोगे लिंक्डइन पे? लिंक्डइन का जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो कितने घंटे का होना चाहिए? वीजा भी नेटवर्किंग का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? वीजा भी पोर्ट कॉलिंग का टाइम इन्वेस्टमेंट कितना? इसका कुछ बनाया है स्ट्रक्चर या एमी यहाँ वहाँ धक्के खाते हुए जा रहे हैं? दिस इज वाई दिस स्ट्रगल। यहाँ उनका पॉइंट आ जाता है। दूसरा आता है जब वो लोग पिच करते हैं, नेगोशिएट कैसे करें। थोड़ी बहुत डेस्परेशन आ जाती है बिकॉज हमने प्रोडक्ट बनाया है, दिल से बनाया है, बहुत खुश हैं हम, हमको पता है ये हेल्प करेगा, कैसे नहीं ले रहे हैं आप? तो एक डेस्परेशन आ जाती है, पाइपलाइन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो क्या हो जाता है जो थोड़े बहुत क्लाइंट्स होते हैं 10, 20, 50, पूरी की पूरी एनर्जी उनको क्लोज करने में लग जाती है इंस्टेड पाइपलाइन बनाना। तो स्ट्रक्चर होता है तो मालूम पड़ता है पाइपलाइन कैसे बनाएगी,
एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, किनको रखना है, किनको बोलना है ना। तो ये अर्ली स्टेज का थोड़ा सा चैलेंज वहाँ आता है। पर जो थोड़ा ऊपर तक चले जाते हैं वो ये ट्रायल एंड एरर कर चुके होते हैं, तो काफ़ी हद तक इनको अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी वो पार्किंग सॉल्यूशंस के लिए कि वो एक लेवल तक जा चुके, काफ़ी हद तक उन्हें पता है। वहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फाउंडर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। फाउंडर या बिजनेस ओनर अब ये सोचते हैं कि अगर मैंने इस अच्छे सेल्स वाले हायर कर लिए, मैंने आईआईटी आईआईएम से किसी को सेल्स हेड हरा, तो मेरी क्या ज़रूरत? फिर इनको कर देना चाहिए। कंप्लीटली डिटैच कर देते हैं अपने आप को। तो रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, सेल्स स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, जो सेल्स लीडर आपने हायर किया है वो किस तरह से रन कर रहे हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लीडरशिप का प्रॉब्लम है कि नहीं है, ओवरऑल जो जिस तरह से मार्केट को वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, फाउंडर इन्वॉल्व नहीं होते। वो इतनी तसल्ली में चले जाते हैं कि इसीलिए तो हायर किया। सही बात। तो अभी एक रिसेंटली मैं एक इवेंट में आई वाज इनवाइटेड एज अ कीनोट स्पीकर, केरला स्टार्टअप मिशन, हडल ग्लोबल। तो वहाँ पर आई वाज एड्रेसिंग सम 100 फाउंडर्स एंड दिस वाज अ क्वेश्चन बिकॉज व्हेन आई गेव देम अ सॉल्यूशन दैट फाउंडर्स इन्वॉल्वमेंट इज अ बिग गैप जो आजकल में नहीं हो रहा है। तो क्राउड से आया, दिस वाज अ क्वेश्चन जो क्राउड ने पूछा, हमने हायर कर तो लिया, अब हमारी क्या जरूरत? एंड दिस इज वेयर जो वहां से जो ऊपर स्केल नहीं कर पाते बिकॉज वो छोड़ दे, उन्हें लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं है, पर उनकी भी बहुत जरूरत, सही बात है। बहुत जरूरत। वो तो लास्ट तक रहती है, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको उसमें रहना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप सोच लोगे कि हो गया सब सेट, फिर तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब एक एक लाख बहुत बहुत स्टेज के बाद में मतलब बहुत अच्छा खासा ऐसा ऐसा मॉडल आपने सेट कर दिया कि आपके एक्सपेंसेस मान लो 1 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है और आपको 10 करोड़ की सेल आ रही है। ऐसा मॉडल अगर आप सेट कर दोगे तो बात अलग है। हाँ, तय बिल्कुल, तब जब तक वो उस ऑटोमेटेड पे नहीं चला जाता है, या हमें टैलेंट की बात क्योंकि की थी, या आपने अपने जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट तैयार करके नहीं दिया। अगर उनका बना दिया एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट तब हो जाएगा। तो काम है। पर अगर वो जॉब माइंडसेट से काम कर रहे हैं, तो इतना पैसा में इतना ही मिलेगा वाला आपको आउटकम मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क ऑनर, जितने भी फाउंडर्स होते हैं। तो एक सेल्स वाले को हार्ड वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Yeah, this is a very, I mean, cliched kind of a thing. इसका हार्ड वर्क का ना कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। हार्ड वर्क का ऑल्टरनेट होना भी नहीं चाहिए बिकॉज लक लोग कहते हैं, लोग कभी कभी बोलते हैं लक होता है कि नहीं होती। गुड लक इज देयर प्रोवाइडेड इट फाइंड्स यू वर्किंग हार्ड। हम हार्ड वर्क करेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि लक अपने आप आएगा, ऐसा होता नहीं है। हार्ड वर्क जरूर करना होता है, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जब इतना एआई आ गया है, आई गिव यू एग्जाम्पल्स। लॉट ऑफ these मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लॉट ऑफ these स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अभी तक इन लोगों ने टेक को एम्ब्रेस नहीं किया है ना। यहाँ पर हम फिर उनको एडवाइस करते हैं कि कहीं तो स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो जो आपका इतना टाइम बचा सकता है अगर आपने टेक इन्वॉल्व कर लिया हो। तो एक बैलेंसिंग ऑफ स्मार्ट एंड वो समझना जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब अब ये नहीं है कि मैंने एआई एजेंट्स हायर कर दिए एज अ सेल्स पर्सन। अब एआई एजेंट्स कौन कर रहे हैं? हाँ, ये भी एक स्मार्ट वर्क है कि हमने बॉट डाल दिया, क्वालिफाइंग वगैरह, एक फनल के एक लेवल तक हम एआई को यूज कर लें, और उसके बाद नेगोशिएशंस हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, कुछ ह्यूमन टच की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क का मतलब क्या है? फॉलो अप। सेल्स वालों के लिए ये बहुत हार्ड वर्क, बिकॉज मैंने आज आपसे बात किया, आपने कहा अच्छा हम सोच के बताते हैं, बिकॉज सो फार आपसे बात करके यू साउंडेड वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द वॉट एवर आई एम सेइंग। तो मैं तो बहुत मोटिवेट हो गई, मेरा पाइपलाइन है, मेरा तो टारगेट है ना, एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग फॉर द टारगेट्स। तो अब मैं आपसे फॉलो अप करी, मैंने आपसे एक दिन किया, आपने भी एंथुसियास्टिकली फ़ोन उठा लिया। हाँ, हाँ, प्रथम सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, एक काम करो आप अगले हफ्ते फ़ोन करो। मैंने अगले हफ्ते भी बड़ा एंथुसियास्टिकली आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने एक बार और कोशिश की,
मैं अब आपको मेल भी भेज रही हूँ, फ़ोन भी कर रही हूँ, व्हाट्सएप कर रही हूँ, शायद 3 बार मैंने ट्राई किया। अब मुझे तो दूसरे भी क्लाइंट्स फ़ॉलो अप करने हैं, मैंने छोड़ दिया। यहाँ आता है हार्ड वर्क। यहाँ अब आप क्या स्मार्ट वर्क करोगे कि चलो मेरा स्मार्ट वर्क क्या है, 3 बार मैंने कर लिया ना, अब मैं स्मार्ट वर्क ये कहता है कि अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, किसी और के पास जाओ। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आफ्टर 5th follow-up, there is 80% probability of that customer coming back to you. बट ये एक हार्ड वर्क है जो करना पड़ेगा, पर करेंगे नहीं। सिंपल हार्ड वर्क है, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ कि तब तक फॉलो अप करो जब तक तुम्हारे पास पुलिस केस नहीं करते हो कि अब जगह छोड़ दो यार। बिकॉज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वो कस्टमर अगर आपको अवॉइड कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो शायद ना बोलना चाहते हो और वो ना बोल नहीं पा रहे। हम ये कहते हैं कि आपका फॉलो अप करने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको ना लेता है, फॉलो करने का है कि मैंने एक पैसा खर्चा किया इन रीचिंग आउट टिल यू, और जो भी मैंने आपसे मीटिंग की वहां तक का मेरा एक कॉस्ट है कर। अब ये कॉस्ट का मुझे क्लोजर चाहिए, मैं तो हाँ बोलूँ या ना रोक, पर कोई एक चीज तो मुझे चाहिए। तो कभी कभी हम सेल्स वालों को ना हम ये सिखाते हैं कि उनके लिए ना बोलना आसान करो, मेक इट ईजी फॉर देम टू से नो। इस तरह से फॉलो अप ना करो कि उन्हें ये लगे कि ये हाँ नहीं बोलने तक ये छोड़ने वाले नहीं है। फॉलो को कुछ इस तरह से करो कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस आए कि इसको अगर ना बोल भी दिया, दिस पर्सन इज मैच्योर्ड इनफ टू स्टिल बी फ्रेंड्स विथ मी और स्टिल बी इन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड वी कैन कनेक्ट अगेन लेटर। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए दोबारा आपके साथ कलेक्ट करूं। करेक्ट, ये बात भी सही हो। पुलिस की सारी बात में ये बोल रहा था कि मतलब तब तक फॉलो अप करो जब तक तुम कर सकते हो, वही। वो कंफर्टेबल फेस में। क्या पता उसका आज मूड नहीं हो, अगले साल उसकी कंपनी कुछ अच्छा कर रही हो, परसों कुछ अच्छा कर रही हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता था, तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि अभिषेक तुम सबसे मिल के आओ। मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं 2000 लोगों से मिल लिया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ वहाँ, मतलब मैं की अकाउंट्स मैनेज करता था सबके पूरा। तो क्योंकि ऑनलाइन करते थे सारा काम, तो मैंने बोला कि चलो, बॉस ने बोला कि मिलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोले तेरे बेनिफिट रहेगा लाइक हुए। मैं कहा ठीक है। तो मैं सबसे मिल के आया और सबसे पर्सनल रिलेशन लाइक, बस कैसे मैडम सब ठीक है ना, और सब बढ़िया ऐसा करके। हाँ यार मुझे बोलो 2000 पे हो चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लो मैडम, डन। कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया, बट मैं मिला सबसे, खर्चा लगा, सब कुछ लगा। फिर मैंने नौकरी वोकरी छोड़ी, फिर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो खुद का, तो वो क्लाइंट भी फ़ोन करता है, अभिषेक क्या हाल है, कैसे क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने वही प्लेटफॉर्म बनाया सेम जिस कंपनी का बना रहा। ठीक है, आप लोग करते हैं ना साथ में। मैं बोला ठीक है लगा लेते हैं। सो दे गिव मी 30 lakhs का बिजनेस ये। हाँ, और वो आज तक चल रहा है रिलेशन। तो सिर्फ मिलने से, बात करने से, नॉर्मल चीज़ें करने से अपने आप काम हो गया। मतलब कभी मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जिस दिन आपकी ज़रूरत होगी, आपको लगेगा यार अभिषेक आपकी हेल्प कर सकता है, आप अपने आप आ जाओगे मेरे पास। देखो ये भी एक इंडिविजुअल का ना माइंडसेट हो। अभी आपने किया, जैसे इसे हम सेल्स माइंडसेट कहेंगे, आपने किया बिकॉज आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जो लोग जॉब में होते हैं एज ए सेल्स पर्सन, एंड वो लोग करते हैं शॉर्ट टर्म पर, इस महीने का टारगेट पूरा करता है, आएगा आगे देख लेंगे। बिकॉज माइंड में ये भी चीज होती है कि कौन सा मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शादी की है, आई नॉट गोइंग टू स्टे विद दिस कंपनी फॉर ऑल माई लाइफ, कल तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। बट व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दैट देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। जब वो आपसे मिल रहे हैं ना, वो कंपनी के ब्रांड को देखते हैं, प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी एंड ऑल दैट देखते हैं। जो सबसे पहले वो देखते हैं वो है आपको, जो सबसे पहली चीज वो खरीदते हैं वो है आपको एज ए सेल्स पर्सन, और आपकी पर्सनल ब्रांड बनती है। अगर आप पसंद आए तो आप जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब कुछ पसंद आता है, पर अगर आप पसंद नहीं आए तो आप कितनी भी अच्छी चीज प्रेजेंट करें वो पसंद नहीं आता। और ये जब आप बना पा रहे हो, आप में है वो बात, टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव इंप्रेशन, टू टू लीव दैट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव मार्क ऑन समवन, तो आप क्यों नहीं करोगे? ये तो आपकी रेपुटेशन हो रही है। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग सम ब्रांड, दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अभिषेक, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रथा। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि माई ब्रांड इज अ वेरी बिग ब्रांड। तो पिताजी अभी बहुत सारी वुमेन फाउंडर्स मार्केट में कम, पहले तो कम थी बट फिर भी अब थोड़ा ज़्यादा आने लग गए हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बढ़ रही है। तो पिताजी आप क्या एडवाइस होगी, मेल डोमिनेटिंग मार्केट है ऑलरेडी, B2B बिजनेस जहाँ पे देखो सब मेल फाउंडर्स, तो
क्या सेल्स स्ट्रेटेजी बिल्ड करें ताकि वो उनको कम्पीट कर पाए या फिर अपनी सेल्स अच्छी बना पाए? देखो, द रीज़न व्हाई वुमेन फाउंडर्स के ऊपर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं एंड जो जगह पे वो लोग अटकते हैं जब हम वुमेन फाउंडर्स के साथ काम करते हैं। वन द मार्केट जैसे आपने कहा मेल डोमिनेटेड है, उनको भी यही लगता है। दिस इज़ द फियर। उन्हें भी जब वो फाउंडर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बन के आते हैं, ये एक इंटरनल फियर के साथ ही वो लोग आ पाते हैं कि यार ये तो मेल डोमिनेटेड है, हमें एक्सेप्ट करेंगे, कितने रेजिस्टेंस देंगे, क्या होगा? तो कहीं न कहीं बिकॉज़ ऑफ द लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन anywhere, in any domain, not just in the founder domain, because of the low representation, रोल मॉडल्स की कमी, आ, उन लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस है, फंडिंग की कमी होती है, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू नेटवर्क, एक्सेस टू मेंटरिंग, बहुत सारे जगहों पे उन लोगों का एक चैलेंज आता है वुमेन फाउंडर्स का। तो वो सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके जब वो आते हैं उसके बाद उनके अंदर वो डर आता है, सेल्स तो किया नहीं, अब हम सेल्स कैसे करेंगे? एंड इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, इवन इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स में आपने लड़कियां कितनी देखी? मैंने तो सभी लड़कियां मैडम, देखी है आपने? मेरे तो मतलब 90% लड़कियां ही काम करती मेरे साथ तो। Very good. And I congratulate you that you have identified this aspect that sales is gender agnostic. I will not say कि लड़कियां ही अच्छा सेल्स करती है या लड़कियां लड़कों से बेटर करती है। All I want to say is सेल्स जो डोमेन है ना, इसका जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक प्रोसेस तरीके से अगर आप सेल्स को अप्रोच करते हो, और नॉट कि रैंडमली आज इनको फोन कर दिया, कर सकते हो। तो वुमेन फाउंडर्स जो सबसे ज्यादा जहां वुमेन फाउंडर्स के साथ काम करते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग, ऐसा लगता है कि सेल्स में बहुत अटेंशन चाहिए और हमें अटेंशन नहीं। वुमेन फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि सेल्स में हमें बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है, थोड़ा अब्यूसिव होना पड़ता है, थोड़ा डोमिनेंट होना पड़ता है, एंड यू हैव टू ऑलवेज आस्क, और क्लाइंट शायद आपको उस तरह से ना देखें। तो देयर इज अ लॉट ऑफ, आई वुड से देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन फाउंडर्स बहुत अनकॉन्शियस बायसेस के साथ काम करते हैं। हम लोग उस जगह पे काम करते हैं, बिकॉज सी आई हैव बीन अ वुमन एंटरप्रेन्योर। आई हैव बिफोर दैट इन माय कॉर्पोरेट करियर 25 years ago अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट किया था, एक्सीडेंटली सेल्स में आई थी, एंड आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। ओके, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब वो मैप में भी उसको ढूंढ के नहीं मिलेगा। मैं इतने छोटे एक टाउन बोलना भी उसको एग्जैजरेशन करना है, मैं इतने छोटे सी जगह से आई हूँ। वहां से आई, मेरा पहला शहर का एक्सपोजर वाज हैदराबाद, जहाँ मैं एमबीए करने गई थी। उससे पहले मैंने शहर नहीं देखा था। वहां से एक्सीडेंटली गेटिंग इनटू सेल्स एंड नाउ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, जो लोगों को सेल्स सिखा रहा है, सेल्स और रेवेन्यू करवा रहा है, एंड बीइंग अ वुमन। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी जेंडर एग्नोस्टिक थिंग, एंड इट्स completely depends on the confidence that you have and the confidence that you believe. एंड आई फील इसका इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीटली साइंस पे डिपेंड करता है। अगर साइंस को ग्रिप कर लिया तो कोई भी सेल्स कर सकता। कोई एक सेल्स इनसाइट आप देना चाहो अगर, जो भी हमारे सेल्स वगैरह लोग सुनेंगे तो? सेल्स इनसाइट यही जो मैंने अभी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं, आप एक ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, उसके इमोशंस हैं, एंड पीपल डू नॉट बाय लॉजिक, पीपल बाय इमोशंस, राइट? और उसी चीज को अगर आप हाईलाइट कर सको, कोई भी चीज आप बेचते हो, फीचर बेनिफिट भूल जाओ, आउटकम पे फोकस करो, एंड फोकस आउटकम के भी ऊपर इमोशंस, कि ये जो आउटकम आपको मिलेगा, हाउ विल दैट मेक यू फील। एवरेज सेल्स पीपल ये फीचर बेनिफिट बेचते हैं, जो गुड सेल्स पीपल होते हैं ये आउटकम बेचते हैं, और जो एकदम ही सुपरस्टार सेल्स पीपल होते हैं वो इमोशंस बेचते हैं। बस उस पे ध्यान रख। एब्सोल्युटली राइट ब्रो। मतलब अगर आपको आज एक सुपर पावर मिल जाए और पीछे बैठ जाने का मौका मिले तो कुछ चेंज करना चाहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं जो हूँ वो पीछे की वजह से हो। जो कुछ मेरे लाइफ में हुआ
जितने मेरे अप्स आए और जो बहुत सारे डाउन्स आए, अगर वो नहीं आए होते तो मैं यहाँ नहीं होती। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा मतलब लाइफ में किसने सपोर्ट किया? My parents, Hmm. my parents were my biggest supporter because बचपन से जब आप ऐसे माहौल में पले बड़े होते हो जहाँ आपको जेंडर की वजह से कभी भी उस स्टीरियोटिपिकल ढांचे में नहीं डाला जाता। जब आपको बचपन से ये नहीं बोला कि लड़की हो किचन का काम सीखो, लड़की हो ये सब सीख लो, लड़की हो लड़की की तरह रहो। जब आपने बचपन से कभी ये सब नहीं सीखा होता है ना, और आपको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है बचपन से कि आपको अपने पाँव पे खड़ा होता, आपको इंडिपेंडेंट होना, यू नीड टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो ना आपकी माइंडसेट ही अलग हो जाता था। मेरे फादर जब मुझे पढ़ाया करते थे 10th तक मैं उन्हीं के साथ उन्हीं से पढ़ी हूँ। वो हर क्वेश्चन में अगर मैंने गलत आंसर दिया तो उनका जो डांटना होता था वो ये होता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैं क्या क्लास 6 में हूँ, 7 में हूँ, 5 में हूँ। जब डांटते थे तब वो मुझसे ये कहते थे, बाद में इंटरव्यू में जाके यही करोगी, पहले गलत आंसर दोगे। तो उस बचपन से वो इंटरव्यू के लिए तैयार करते थे कि तब जाके पहले गलत आंसर दोगी फिर तो तुम्हारा तो बस ही खत्म हो गया। सो दिस इज जब आप उस जगह पे आप पले बड़े होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। आप कितने भी इंट्रोवर्टेड हो, आप कितने भी शाई हो, पर आपको कभी ये नहीं लगता कि हम किसी से कम हैं। सही बात है। So I think the support system has always been my parents, and I'm very very fortunate to have got that kind of a family जहाँ I have always been encouraged to do whatever I want to do and live the way I want to live. और मेरी कंपनी में तो ऑलमोस्ट 25 सेल्स पीपल है तो 25 ही सेल्स निकाले सब। I'm very proud of you, Abhishek, because this is something जहाँ हम लोग इतना काम करते हैं, एंड आई डू अ लॉट ऑफ दीज जेंडर वर्क। मुझे कॉर्पोरेट लेके जाता है एंड मेरा वही सवाल होता है, आप जेंडर के लिए लेके आए हो, आप करवा रहे हो, एंड यू आर सेइंग दैट एनकरेज विद व्हाट आर यू डूइंग एज अ लीडर, बिकॉज इंक्लूजन जो वर्ड है ना, कभी कभी लोगों को लगता है कि आई एम वेरी इंक्लूसिव, पर इंक्लूसिव में एक्शन होता, ये थॉट नहीं होता है। सिर्फ सोच लेने से आई एम इंक्लूसिव, आप इंक्लूसिव नहीं होते। Pita ma'am, thank you so much for coming in the podcast. Thank you for inviting me. Lovely discussing with you. Thank you very much. Thank you.